आज हमारी ये वेबिनार में मेरी सारी जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं और पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी का स्वागत करती हूँ सीएसआर के बिहाफ पे। सीएसआर एंड मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको मोस्ट वेलकम और स्वागत है इस वेबिनार में, जिसमें हम स्नैचिंग अवे ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्ड मैरिज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरे साथ मैं पैनलिस्ट की थोड़ी इंट्रोडक्शन आपके सबके सामने करना चाहूंगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट डॉक्टर चंद्रा राजन है। मेरे साथ सिप्रा झा जी हैं, जो एशिया डायलॉग की एशिया चैप्टर की कंट्री हेड हैं गर्ल्स नॉट ब्राइड की तरफ से। और मेरे साथ योगेश जी हैं विकल्प संस्था से, जो विकल्प की को फाउंडर हैं और हमारे साथ ग्रास रूट लेवल की एक्सपीरियंस लेके ज्वाइन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मानसी मिश्रा, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, और मेरे सभी साथियों की तरफ से आपको स्वागत करती हूँ। हमारे इस वेबिनार में हमारी डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो शी विल बी इन द लुक। आप सबका स्वागत करते हुए मैं चाइल्ड मैरिज के संदर्भ या बाल विवाह के संदर्भ में कुछ आंकड़ा आप सबके सामने रख के सेट करना चाहूंगी हमारी स्टेज को। इसीलिए मैं थोड़ा शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। जो है इंडिया, हमारी कंट्री पूरे साउथ एशियन कंट्रीज में 4th पोजीशन पे है चाइल्ड मैरिज को लेके। 1 in 3 of world's child brides in India. Of the country's 223 million child brides, 102 million were married before turning 50. This shows the grievance, the aggravation of the problem. Over half of Indian child brides live in 5 states. जो 5 populated state हैं हमारी, बड़े स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, इसमें रहते हैं। Pregnancy related complications are the #1 cause of death among child brides between 15 to 19 years of age, according to UNICEF report. ये जो मैं आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये यूनिसेफ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नीति आयोग और MWCD या महिला बाल विभाग जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से है। The sex ratio at birth saw a decline in 17 out of 21 large states. It is Niti Aayog's calculation. Around 45% of women with no education and 40% with primary education married before the age of 80, according to National Family Health Survey. The increase in economic distress due to pandemic has caused a spike in child marriage, जिसके थ्रू चाइल्ड लाइन को पिछले 2-2.5 महीने में 898 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो सिर्फ चाइल्ड मैरिज रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम को दर्शाता है कि हम कहाँ पे हैं और ये आंकड़ा हमारे सामने कैसे आया, और बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज कितना ज्यादा अग्रावेट करता है एक यंग माइंड को, एक यंग डेवलपमेंटल स्टेज माइंड को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस में, उसकी एजुकेशन में, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कितना ज्यादा हैम्पर करता है, और उसको एक फुल ह्यूमन बीइंग की तरफ ग्रोथ होने में, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस में कैसे हैम्पर करता है। तो इसी के साथ मैं स्टेज ओपन करती हूँ और इनवाइट करती हूँ हमारी सारी पैनलिस्ट को 5-5 मिनट अपना वक्तव्य रखें सबके सामने। डॉक्टर चंद्रा राजन, टू स्टार्ट विथ यू। जी, शुक्रिया डॉक्टर मानसी। मैं इस मुद्दे को लेकर काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले मैं आपको लीगल फ्रेमवर्क क्या है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन से राइट्स मिले हुए हैं उसके बारे में जरा जानकारी दे दूं, उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। न सिर्फ ये एक फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो सरकार को संविधान उनको राइट देता है, पार्लियामेंट को, कि विमेन के लिए, विमेन की एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी करें। तो टू बिगिन विथ, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात करें तो आर्टिकल 14 जो है, इट गिव्स अस राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ ब्लैंकेट राइट विच इज गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। अब एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन जो भी इंडियन है, उसको अगर ये राइट मिला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि औरतों को भी ये राइट मिला हुआ है। अगर इस नजरिए से देखें, अगर हम इस पूरे मसले को आर्टिकल 14 के प्रिज्म से देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि अगर सबका राइट इक्वल है तो जो कानूनी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है हमारे अंदर, जो कानून के द्वारा हमारे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया है कि औरतों को मैरिज की एज जो है 18 दी गई है और लड़कों के लिए जो ये मैरिज की एज है वो 21 रखी गई है, which is a legal discrimination which should be done away with now. तो इसकी वजह से जो हमें जो सेटबैक मिलता है लाइफ में, या जो हमें ड्रॉबैक्स होते हैं एक औरत की लाइफ में इस डिस्क्रिपेंसी को लेकर के, वो बहुत ज्यादा हैं। इसको खत्म करने की जरूरत है। तो एक तो ये सबसे पहला फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा जो राइट है वो आर्टिकल 15(3) में अगर हम देखें तो पार्लियामेंट को ये आर्टिकल 15(3) जो है वो एम्पावर करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस विमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं, ताकि जो विमेन की पोजीशन है उसमें सुधार किया जा सके। उसके बाद में हमारे पास है आर्टिकल 16। ये आर्टिकल 16 जो है ये भी सभी औरतों को जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका प्रोविजन देता है। उसके बाद में हमारा आर्टिकल 39A, ये जो 39A है, ये आर्टिकल जो है डायरेक्ट्स द स्टेट पॉलिसी towards the securing of men and women equally in the right to adequate means of livelihood। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइवलीहुड, जो हमारी कमाने की शक्ति है, या हमें अपना जीवन जो है अपने हिसाब से जीने की जो जरूरतें पूरे करने के लिए जो हमें एक्टिविटीज करने की जो जरूरत है, उसमें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इसी के अंदर आर्टिकल 39 के अंदर ही एक और प्रोविजन है 39D, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहले ये होता था कि औरतों को पेमेंट कम मिलती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि फिजिकली औरत कमजोर है तो इसको इतना ज्यादा पैसा नहीं दे करके थोड़ा कम दिया जाता था। तो ये आर्टिकल जो है, इसके आने से हमें औरतों को बराबर का अधिकार मिलने लगा, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आर्टिकल 243 है। 243 के अंदर ये लिखा गया है कि नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द number of seats reserved for women belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes of the total number of seats to be filled by direct elections in every panchayat। अब जो हम पॉलिटिकल राइट की इक्वलिटी की बात करते हैं, जो आर्टिकल 14 में भी आता है, तो ये जो है हमें आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि जो पंचायत की जितनी भी सीटें हैं उसमें ये देखा जाएगा कि 1/3 कम से कम जो है सीटें ये औरतों के लिए रिजर्व होंगी। तो हम तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि नीचे की लेवल से अगर ये शुरू हुआ है, पंचायत लेवल से शुरू हुआ है, तो असेंबली में भी आएगा, पार्लियामेंट में भी एक दिन आएगा कि जब हम ये देखेंगे कि मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन जो है वो औरतों के लिए होगी। अगर औरतों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है तो ये देखा गया है कि औरतों के बाकी के जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन भी औरतें अपने आप करने लगती हैं, और उनमें इतना हौसला आ जाता है कि इस तरीके से अपना ये जो है प्रोटेक्शन करें। इसके अलावा कुछ राइट्स हमें आईपीसी, सीआरपीसी में भी मिले हुए हैं। उनकी चर्चा हम बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन आई कैरी ऑन विद दैट। तो कुल मिलाकर के हमें हर तरह से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो राइट्स हैं ये प्रैक्टिकली ट्रांसलेट नहीं हो पाते हैं
उसकी कुछ वजह है, जो वो वजह है वो हमें जानना जरूरी है और उनको हमें डील करना चाहिए कि हाउ टू एक्चुअली डील विद दीज थिंग्स। और जो मानसिकता है, जो पितृसत्तात्मक में जो बना हुआ है हमारे देश के अंदर, एक कस्टम, एक रिवाज ऐसा बना हुआ है कि औरत को नंबर 2 ही माना जाता है, उसको इक्वल नहीं माना जाता है। हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर मानसी। यस, मैं आग्रह करूंगी, लाइक ना आई रिक्वेस्ट एवरी ईच ऑफ द पैनलिस्ट, लाइक हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बात करेंगे, because there are certain participants from Karnataka who has expressed their inability to understand. If we start speaking in Hindi, then like we'll mix and speak in the spoken language. I now request Sipra ji, आप थोड़ा इस पे ऊपर पहलू में बात कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर मानसी आपका और सीएसआर का ये मौका देने के लिए, सबसे बातचीत करने का। तो जैसा चंद्रा जी ने बताया अभी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कानूनी जो हमारे पास प्रावधान है वो हमको बताया, और ये भी बताया कि ये पितृसत्ता से जुड़ा हुआ है। ये समस्या जो है बाल विवाह की या जल्द विवाह की, वो समाज के ढांचों से जुड़ी हुई है। और हम जब गर्ल्स नॉट ब्राइड्स में काम करते हैं तो हम 1400 सहयोगी संस्थाओं के साथ काम करते हैं 100 देशों में, और इस समस्या के हर एक आयाम को रोज ही उसको देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो हमने जो अपने काम में देखा है कि ये बहुत बड़ा जो इसका जुड़ाव है वो है लड़कियों की क्या स्थिति है हमारे समाज में, उन पर कितना निवेश हो रहा है, परिवार में उनको क्या, उनकी क्या स्थिति है, उनको क्या जो है कैसे मौके मिल रहे हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। और आपको पता है कि पूरे दक्षिण एशिया में बहुत बड़ा एक जो है लड़कियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी का हमारा जो कल्चर है वो बहुत सदियों पुराना और 100 साल से चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें चीज है जो जिसको हम पे देखने की जरूरत है। तो जब हम लड़कियों में निवेश की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उन पे वो कहाँ तक पढ़ पाए, कहाँ तक उनको शिक्षा मिल पाई। और जो आंकड़े आपने बताए, अगर उन आंकड़ों को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि बाल विवाह काफी घटा है हमारे देश में, 47% से 27% पे आया। और अभी भी उन एरियाज में है, ग्रामीण एरियाज में है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ही आर्थिक हाशिए पे हैं समाज के, और मजदूरी करते हैं, और जो है जिनके पास जमीन नहीं है और जो बहुत आर्थिक संकट में है, उनमें ये ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों में नहीं है, बट प्रेवलेंस ज्यादा है इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण। तो हमको ये देखना है कि लड़कियों के को क्या, कहाँ तक पढ़ पाती है। और अमूमन क्या होता है कि 14 साल तक फ्री एजुकेशन होता है, तो पढ़ती है, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं और 1-2 साल में उनकी शादी हो जाती है, फिर वो माँ बन जाती है, और इससे उनके स्वास्थ्य जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा मिल पाए। इस उम्र की लड़कियों को, एडोलेसेंट उम्र की लड़कियों को ये बहुत जरूरी है। एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन टू गर्ल्स इन दिस एज ग्रुप फ्रॉम 10 to 19, उस पे हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, सरकार और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनके समाज और फैमिली के साथ बात करना, कैसे हम जो है कम्युनिटी और फैमिलीज के साथ काम करें कि चाइल्ड मैरिज की क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं जो आपने भी बताई, वो कई सारी चीजों से जुड़ी हुई हैं, और कैसे वो हमारे पूरे देश और समाज को पीछे ले जा रही है और हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसके अलावा वो बहुत बड़े उनके अधिकारों का हनन है, वो एक लाइफ लॉन्ग साइकिल ऑफ वायलेंस में फंस जाती हैं। तो ये कई सारी बातें हैं, इसके बारे में हमको चर्चा करना, और जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो जेंडर नॉर्म्स हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि ये हम देखा जाता है कि कानून बहुत सालों से हमारे देश में न्यूनतम एज है 18 साल, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा, और लोग अभी भी शादी कर रहे हैं 18 वर्ष से पहले। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है कि कानूनी एक्सेस
कितना है लड़कियों को। जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती वो क्या करेंगी फिर? अगर वो किसी की मदद चाहती हैं, किसी की सहायता चाहती हैं, तो उनके पास वो सर्विसेज है कि नहीं, किस प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल है, क्या उनके पास लीगल एड है कि नहीं। और हमने देखा कि जहाँ पे एनजीओज काम करती हैं वहां पे वो चाहे तो अपना शादी अवॉइडेबल करा लें या वो शादी से निकल पाए, ज्यादातर वो नहीं होता है। और जो चौथी चीज है, जो लॉ एंड पॉलिसी की हम बात करते हैं कि सिर्फ कानून बना देना नहीं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। क्योंकि अगर आप प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को देखेंगे तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है इन 10-12 सालों में। और कई स्टेट्स हैं जो अभी तक रूल्स बना रहे हैं, बहुत सारे चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स भी नहीं है, और इस पे जो है स्टेट लेवल पे जो बजट का आवंटन होना चाहिए या क्रियान्वयन होना चाहिए, उतना इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बाल विवाह को खत्म करने के लिए और एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज है जो बहुत डीप रूटेड है, जिसको समझने की जरूरत है कि क्यों अभी भी लोग करवा रहे हैं शादी। और बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि आर्थिक स्थिति नहीं भी है तो क्यों, जो बहुत सारे विकसित जो विकासशील प्रदेश हैं जैसे गुजरात है, राजस्थान है, उतने गरीब नहीं जितना बिहार और वेस्ट बंगाल है, वो वहां भी शादियां क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो एडोलेसेंट्स की यौनिकता है उस पे कंट्रोल करने के लिए भी एक बहुत बड़ा एक टूल है जो समाज यूज करती है। और उसमें उनका लेबर और कैसे अगर जब कोई ऑप्शन नहीं रहता है बच्चों के पास, तो कैसे उनको हम फिर किसी काम में लगाएं और बच्चों की शादी कर दें और वो फिर एज अ कपल जाके कहीं काम करें। तो ये भी हमने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस में आया है। तो जमीनी स्तर पर देखेंगे तो वो क्या पुश फैक्टर्स हैं, क्योंकि सबसे जो कॉमन चीज हमारे पास आ रही है वो ये है कि हमारी शिक्षा की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत गैप्स हैं, उसमें क्वालिटी नहीं है, लोग को लाइवलीहुड से वो जोड़ नहीं पा रहा है। तो और कई बार जब माँ बाप शादी नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण लड़कियों की शादी हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो पूरा ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन का है कि वो उनको सेफ नहीं फील होता स्कूल जाने में या घर से बाहर निकल में, उनकी मोबिलिटी जो है वो थ्रेटेंड है, तो इस वजह से परिवार उनकी शादी कर रहा है, फिर भी शादी में भी वो सेफ नहीं है, ये हमको पता है, वो भी हिंसा का सामना कर रही है। तो सरकार की तरफ से बाकी जो जमीन पे काम कर रही है संस्थाएं, उनको मिलकर हमको काम करना है और लड़कियों को कैसे हम मौके दे पाए, शिक्षा के मौके उसको मजबूत बना पाए और जीविका के अवसर हो पाए और उनको हर तरह की सहायता हो जाए मानसी। तो ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। I will get back to you in another. So, Yogesh ji, now requesting you to put forward your discussion points. थैंक यू मानसी जी, और थैंक यू शिप्रा जी और चंद्रा जी। जिस तरीके से आपने एक बैकग्राउंड बना दिया, तो पहले कानून की चर्चा हो गई और फिर एक ग्लोबल परिदृश्य सामने आ गया। मैं चूंकि राजस्थान से हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की कुछ खास बातें भी उसके साथ उस कहानी का हिस्सा बन जाए, और जो अनुभव हुआ है मैं छोटे में समेटने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि आखिर ये बाल विवाह अभी तक भी क्यों चल रहा है, क्यों ऐसी जरूरत है लोगों के सामने कि ये ऐसा करता रहे। तो जो समझ में आता है, जो लड़कियों से बात करने में समझ में आता है, जो युवाओं से बात करने में समझ आता है, कि उनको लगता है कि लड़कियों के प्रति जो सोच है हमारे समाज में, उनकी जो वैल्यू है वो बहुत बहुत ही कम है। तो सामाजिक तौर पर ये एक उनके लिए मुश्किल है। तो कई बार उनको हमको लगता है कि बाल विवाह एक समस्या की तरह से हमारे सामने है, लेकिन गांव वाले या सामाजिक तौर पर इसको एक अलग तरीके के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्या सॉल्यूशन है? उनको लगता है ये हमारे लिए गरीबी का सॉल्यूशन है, ये हमारे लिए घर की इज्जत बचाने का सॉल्यूशन है, जो लड़कियों के प्रति असुरक्षा है उसका एक हल है ये वाला। एक व्यक्ति को घर का काम और देखभाल करने के लिए यदि लाना है तो फिर उनको लगता है कि ये शादी कर दो और एक व्यक्ति हमारे घर में एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो ये काम करेगा। अब इसको मोटिवेट किस तरीके से करता है, या कौन से ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो इसको आगे बढ़ा देते हैं? तो कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा कम अवसर हैं जहाँ पे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सक रही है, या रोजगार ले पा रही है, या ट्रेनिंग ले पा रही है, या अपने अंदर कोई स्किल को डेवलप कर सके। तो इसके अवसर जिन इलाकों में हम लोग काम करते हैं वहां पे लगभग 0 है, बहुत ही कम प्रतिशत है जहां पर ऐसा होता है। यदि मैं इसको दूसरी तरफ से देखूं तो शिक्षा का यदि बात है, सब लोगों को लग रहा है कि यदि ये जो है
जो भी बालवा होता है तो शिक्षा उसकी रुक जाती है और शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी लड़कियों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है, न सिर्फ लड़कियों के बल्कि लड़कों के सामने भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम प्रैक्टिकली देखें, जो मैं देखता हूँ कि यदि 5वीं क्लास में 50 लड़कियां यदि एनरोल्ड हैं, स्कूल आ रही हैं, तो वही 10वीं में यदि हम जाके देखेंगे तो मात्र 1 या 2 लड़की या ज्यादा से ज्यादा 3 लड़की मिलेगी। इसका मतलब जो ड्रॉप आउट रेट है जिन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, इंटीरियर इलाकों में देश में, वहां पर 90% से ज्यादा लड़कियों का ड्रॉप आउट है। सो ये एक है जो बहुत स्ट्रॉन्गली उस फोर्स को आगे करता है और ये बाल विवाह में कन्वर्ट हो जाता है। वो लड़कियां घर बैठेगी तो क्या करेगी। दूसरा है कि वो जितने भी आय वर्ग हैं अलग अलग तरीके के, जो ग्रामीण इलाकों में, जैसे भी शिप्रा जी भी बोल रही कि वो बहुत यदि कम उनकी आय है और उनको लग रहा है कि लड़की एक और है, चूंकि वो पहले ही सोच रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो उस तरह के आय वर्गों को, लोगों को लगता है कि ये लड़की पे हम इन्वेस्ट क्यों करें, चाहे उसकी शिक्षा पे है, चाहे उसकी पढ़ाई और उसकी ट्रेनिंग पे है या कुछ भी है, तो वो कुछ भी करेगी तो भाई अगले घर में जाके देगी, मेरे यहाँ तो नहीं देगी। तो इस तरीके की जो सोच है वो उसको और आगे बढ़ा देती है। दूसरा है कि बहुत सारे सामाजिक रिवाज जो हैं वो उसको और पुश करते हैं। लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रिवाज है कि उनको लगता है कि भाई लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लड़की मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद हमारे घर रुकेगी तो हमें पाप लगेगा, लड़कियां यदि दूसरे घर चली जाएगी तो सेफ हो जाएगी, ये वहां पे हो जाएगा तो वो जल्दी बच्चे हो जाएंगे तो जल्दी से वो अपन को सर्व कर सकती है और एक सही उम्र में उसके लिए बाकी चीजें हो जाएगी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, ऐसे ऐसे जो चीजें लगते हैं, या घर में लड़का है जो प्रधान है, तो इस तरीके की जो बहुत सारी वैल्यू सिस्टम है हमारे, वो इस तरीके के उसको और आगे बढ़ाते हैं। और खास कारण जो है कि यदि लड़कियां किसी तरह से अपने को पुश करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, या पेरेंट्स भी करवाना चाहते हैं, तो उनके पास चॉइस क्या है। उनके आजू बाजू में वो सब सुविधाएं नहीं है, दूर वो भेजना नहीं चाहते हैं, और उस यदि वो दूर भेजेंगे तो उसके लिए उतना एक्सेस, उतना पैसा, उसकी सिक्योरिटी का सवाल हो जाएगा। सो ये है कि, और आखिरी बात जो है वो है कि वो यदि किसी भी तरह की उन पर कोई अब्यूज हो, हिंसा हो, तो उसका विरोध करने की जो उनमें क्षमता है उसकी वहां पर कमी है, या उस तरीके के ढांचे जिसको वो अवेल करना चाहती है उसकी भारी कमी है, या वो क्रियान्विति, यदि किसी तरह की वो फोर्स है, सहायक ढांचे, वो ठीक से शायद वहां पे काम नहीं कर रहे हैं उन ग्रामीण इलाकों में। तो इसलिए ये सब मिलाकर तो सेफ स्पेस की कमी हो जाती है, सुरक्षा की कमी हो जाती है, इसलिए शायद ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं एक दूसरी बात बोलूंगा कि क्या अच्छी बात हुई है। अच्छी बात ये हुई है कि जो भी हमारे साथी थे, जो भी जिन्होंने भी कोशिश किया इन सब चीजों को, तो वो पिछले 10 सालों में ही 47% से 27% तक आ गया। एक ये वाला हुआ। दूसरा हुआ कि ये बाल विवाह से शिफ्ट होकर किशोर विवाह में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो थाली में बैठ के हम लोग देखते थे, मैं जब छोटा था मैं देखता था कि बहुत थाली में बिठा के, कंधे में बिठा के शादियां हो जाती थी, गोद में लेके। लेकिन अब वो शादी नहीं है, अब वो शादी जो है 14, 15, 16 पे शिफ्ट हो गई है। तो अब किशोर विवाह होने लग गए, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें और 18 में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। तो वो उम्र से नहीं देखते हैं, वो लंबाई से, उसकी क्षमता। योगेश जी, मैं आपके पास फिर लौट के आऊंगी. Although we have discussed largely about the different problematic areas why child marriage is still prevalent and other socio-economic factors by all the panelists, still then I would request Chandra ji, if you want to highlight any particular socio-economic issue which is like, pushing the child marriage to happen. First and foremost, which I consider to my mind, the main reason is the patriarchal mindset and the customs. Now, these customs and the mindset of the people in our country is such which actually drives the child marriages. जो औरतें होती हैं वो ये चाहती है कि भाई जल्दी से जल्दी उनकी बेटी की शादी हो जाए, बजाय ये सोचने के कि वो अपनी बेटी को एजुकेट करके और एक ऐसा उनको इंडिपेंडेंट बना करके और बाद में शादी करे कि कल को अगर उसको ससुराल में कोई दिक्कत आती है तो वो अपने पैरों पे खड़े रहने के लायक हो जाए, बजाय ये सोचने के वो जल्दी से जल्दी शादी कराने का सोचती हैं। और ये जो होता है ये आमतौर पे जो निचला स्टेटा है वहां होता है. So we see these things more in the poor areas, the village areas, the vulnerable areas are these areas. और इसके अलावा जो मैंने ये जो बात की पैट्रियार्किकल जो माइंडसेट है ये कस्टम से आता है. हर समाज में अपने अपने रिवाज बने हुए हैं. पुराने अगर आप देखेंगे कि जो रिवाज चलते आ रहे हैं वो आज भी चलते आ रहे हैं. उनको चलाने का ढंग थोड़ा सा जरूर चेंज हो गया है लेकिन वो चल रहे हैं.
तो उनको हमें चेंज करने की, और ये चेंज करने के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि ये चीजें जो है ये यहाँ से आ रही हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम इस डायरेक्शन में कुछ काम कर सकते हैं। Sure. Coming to Sipraji. Sipraji, what are the two most prevalent reasons, socio-economic reasons, which are acting as a push factor for child marriage? मानसी, आपका योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, बट जस्ट वन थिंग जो चंद्रा जी ने बोला, और मैं यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये जब ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये निचले तबके का ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर आसपास देखें तो हमारे समाज में जो वेल ऑफ लोग हैं, प्रिविलेज लोग हैं, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं शादी के बाद पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, घर में बैठती हैं, वो घर का सारा काम करती हैं। तो हमारा जो है वो जो चाहे आप कोई भी क्लास ले लें, वहां पे ये पेट्रियार्कल माइंडसेट बहुत डीप रूटेड है, और जो औरतों की जो पार्टिसिपेशन फॉर्मल वर्कफोर्स में बहुत कम है। तो इसको भी हम इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और सरकार की जिम्मेदारी है और कि वो ये दे इसको। और कॉन्ट्रासेप्शन, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाओं का अपने शरीर और अपने जीवन पे कोई निर्णय ही नहीं है। तो ये बदलने का काम कौन करेगा? तो इस पे एक बहुत बड़ा जो है वो फंडामेंटल रूप से काम करने की जरूरत है। I will come back. Yeah, sure. Thanks. Yogesh ji, very pointedly tell me two factors which are responsible for child marriage. So मेरे को लगता है कि जो बाकी दोनों साथियों ने जो बोला वो तो है ही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोशल एक्सेप्टेंस है शादी के अराउंड और उससे जुड़ी हुई मान्यताओं के लिए। तो ये एक्सेप्टेंस जो है, ये सामाजिक स्वीकारोक्ति है, इसको बहुत स्ट्रांगली पुश करती है। और चूंकि उसके अंदर उनको लगता है कि कन्वीनियंट है कम उम्र में शादी करना, और उसके बाकी जो पहलू है, जैसा उनकी सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल करना है, या उनके रिप्रोडक्शन को वो करना है, या उनके उसकी लेबर को कंट्रोल करना है, वो बहुत आसान है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा है कि मुझे लगता है कि उसको अपने जिंदगी को और अच्छी तरीके से देखने, या उसको अलग अलग पहलू को समझने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी भारी कमी है, उसकी तरफ लगता है। और यदि आप तीसरे का अलाउ करेंगे तो मैं बोलूंगा कि भारी कमी है जितने भी कानून, पॉलिसी और उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन। Absolutely. चलिए, now what we are seeing, like we are witnessing a very difficult, very different time, very challenging time, where many people are losing their jobs, are pushed towards also poverty, and migrating from urban areas to rural areas. So this is a very difficult time under COVID-19. So how do you see the situation under COVID-19, particularly for child marriage? Is it going to increase or stabilize, or like how do you focusing it? आपकी आवाज मानसी जी नहीं आ रही। आई थिंक योगेश आप बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब सॉरी, आपको बोला, प्लीज आप शुरू कीजिए। हाँ, नहीं, मैंने अपना नाम नहीं सुना, आप शुरू करिए, फिर मैं जोड़ दूंगी। हाँ, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि यदि कोविड की बात करें तो जो मेरा जो भी काम करने का तजुर्बा रहा है उसमें मैंने देखा है कि ना सिर्फ कोविड, जितनी भी तरीके के क्राइसिस हैं, उस क्राइसिस के दौरान इस तरीके की मैरिजेस बढ़ती है। अब वो चाइल्ड मैरिज बोले, अर्ली मैरिज बोले, या फोर्स मैरिज बोले, उसका बहुत ज्यादा बढ़ता है। जैसा कि अपन ने और तीनों साथियों ने पहले भी बोला है कि चूंकि ये एक सामाजिक तरीके से लड़कियों और महिलाओं के लिए उनकी अलग अलग तरीके के उनके रोल, उनके जेंडर रोल को देखा जाता है, और इन क्राइसिस के दौरान उनको लगता है कि उन पर होने वाला इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत जाया हो जाएगा, तो वो जल्दी से उसको निपटाने के चक्कर में रहते हैं। सो ये मेरे को लगता है। दूसरा, अभी हमने पिछले 3 महीनों में
जैसा ये मानसी जी आपने अपने स्लाइड में भी बताया है कि इतने सारे चाइल्ड लाइन पर चाइल्ड मैरिज के केसेस आए हैं, हम लोग भी एक हेल्पलाइन को रन करते हैं और चूंकि हमारी पूरी टीम यही काम करती है, बहुत सारे चाइल्ड मैरिज और फोर्स मैरिज के केस हमारे पास आए, जिनको हम हल कर पाए और काफी को हम हल नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग व्यक्ति से नहीं जा सकते थे, पुलिस भी वहां पर जाके काम नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके की ये जो फोर्सेस हैं बहुत बढ़ाती है। तीसरा जो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सरकार ने खुद ने या हम वो अपन बोल सकते हैं कि कोविड के गाइडलाइन के कारण ज्यादा लोगों का एक जगह जमा होना ठीक नहीं माना, या वो कानूनी अपराध की तरह से माना जा रहा है। तो ऐसे में उनको और लगा कि और भी कम खर्चा होगा, 5 लोग इधर के आए, 5 लोग उधर के आए और चुपचाप बिना कुछ किए वो शादियां हो गई। तो ये शादियां बहुत बड़ी है इन दौरान, जितने नॉर्मल केसेस होते हैं उससे ज्यादा हो गया है। और हम जैसे साथियों का प्रेडिक्शन है कि नॉर्मली करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ शादियां जो होती थी, इस बार कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा शादियां होने की संभावना होगी इस साल के अंदर, अगले मार्च तक, ऐसा मेरा कहना है। Dr. Chandra and Shipra ji, would you like to highlight? Yeah, Shipra, please. या जस्ट टू, योगेश जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। तो 13 मिलियन एडिशनल मैरिजेस हैव बीन प्रेडिक्टेड बाय द यूएन इन वन ऑफ द रिपोर्ट्स। अभी रिसेंटली जॉन हॉपकिंस के साथ उन्होंने स्टडी की। तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है हम लोग सभी के काम के लिए। कोविड के कारण जो है वो बहुत सारा महिलाओं पे हिंसा और अनवांटेड प्रेगनेंसीज और चाइल्ड मैरिजेस बढ़ने की बहुत जो है वो एक वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समय तो है सभी के लिए, पर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समय है कि सरकार और हम सभी को रिफ्लेक्ट करें, थोड़ा अपने काम को पलट कर देखें और उसको खंगाल कर देखें कि क्या हम अभी तक जो कर पा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव और कितना इम्पैक्टफुल है। हो सकता है ये कोविड सिचुएशन में एक हम सभी के लिए एक मौका है कि हम लोग अपने काम को, अपने अप्रोच को थोड़ा देखें और रीइन्वेंट करने की कोशिश करें खुद को, और इसको एक पॉजिटिव मौके की तरह देखें कि कैसे, जैसे सरकार के लिए मुझे लगता है कि हेल्थ पे एक फोकस करने का उनका एक बहुत अच्छा मौका है जो इस क्राइसिस में हो सकता है। और एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रसेप्शन और बाकी जो सर्विसेज महिलाओं तक पहुंचती थी वो कम होती जा रही हैं और उनको बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये एक और बहुत ही गंभीर बात है जिसपे हम लोग को सोचने की जरूरत है। Yes, I'll come back. The thing is, like, we all know child marriage makes a compromise for that boy, particular boy and girl, both. Like, it's not only for the girls but also for the boys, in compromising through their education, to getting their employment, all these factors. So it perpetrates also gender inequality. So how do you look at it, Dr. Chandra? आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था कोविड वाला, उसपे मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लग रहा था कि मैरिजेस जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जैसे योगेश जी बता रहे हैं और चूंकि वो फील्ड लेवल में काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा। अगर ये परिस्थिति है कि कोई भी क्राइसिस आता है और तब चाइल्ड मैरिजेस जो है उसका बढ़ जाता है नंबर, तो सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि ये इसको कम किया जा सके। दूसरा जो अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि न सिर्फ पॉलिसी लेवल पे, सरकार को ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमने पहले भी कहा, कि इसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। अगर पॉलिसीज आप बना देते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, कानून बना देते हैं उससे कोई फायदा नहीं है, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे इसके असर दिखाई दें और इसका जो बेनिफिट है वो उन लोगों को मिलना चाहिए। जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैरिजेस होती हैं तो मैरिजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो पेरेंट्स ही होते हैं, तो अगर वाइकेरियस लायबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर किसी तरीके से लाई जाए तो मुझे लगता है कि इस मीनांस को कम किया जा सकता है। ओवर टू यू मानसी। Yes, Shipra ji, how do you look at it? Education and employment. आपने पूछा कि लड़कों पे भी बुरा असर पड़ता है कि नहीं, राइट? आप एक मिनट, क्वेश्चन आपका लड़कों लड़कियों
दोनों पे पड़ता है, and it perpetuates gender inequality in terms of getting their education and getting better employment opportunity also. For boys, Boys and for girls both, for both, both okay. both नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा तो रुकी जाती है। आप जो है वो शादी अगर आप देखिए तो शादी इसीलिए होती है क्योंकि आप स्कूल या कॉलेज बहुत दूर है या स्कूल बहुत दूर है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमको हमारे पास आ रहे हैं। और खासकर राजस्थान में तो हमने ये बहुत देखा है कि लोग सेकेंडरी स्कूल तक भी पढ़ के फिर आगे नहीं पढ़ते। और ये लड़कों के लिए भी है, लेकिन लड़कियों के लिए ज्यादा है क्योंकि उनके पास वो प्यूबर्टी हिट करती है इस समय, और माहवारी वगैरह की उनकी समस्याएं हैं, उसको कोई सिस्टम एक्नॉलेज नहीं कर रहा। अब कुछ सालों से एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि कितने खुल के बातें हो रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि उनके नीड्स को कहीं ना कहीं समझा जा रहा है। एजुकेशन भी उस जो सिस्टम्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको देख रहे हैं, तो इसलिए वो, पर अभी भी उतना व्यापक नहीं है जमीनी तौर पे कि सब जगह बाथरूम्स क्लीन हो या आपको सैनिटरी नैपकिन्स मिले। ओके, योगेश जी, आप ग्राउंड लेवल पे हमें बताइए, it affects the education and employment opportunity for both boys and girls. So यदि मैं शादी के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये बहुत ही बुरा असर दोनों की जिंदगी पर पड़ता है ना, कि यदि किसी भी तरह से दोनों तरीके, आइदर यदि उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसको स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वहां पर वो जा नहीं पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये शादीशुदा लड़की है और अब ये स्कूल जाएगी तो क्या होगा, तो उसके अंदर भी और स्कूल के परिवेश में भी ये एक है, तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा है कि यदि वो ऐसे ही ड्रॉप आउट हो गई तो लोगों को लगता है कि अब ये घर बैठी है तो क्या करेगी, इसकी शादी कर दो। तो ये लड़कियों के परिप्रेक्ष्य में है। लड़कों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि यदि वो दूर देश जा रहा है काम करने के लिए, दूसरे स्टेट में जा रहा है, कहीं जाएगा, ज्यादा दिन रहेगा वहां पे, पता नहीं और क्या क्या करेगा, ये जो अंदर उनमें होता है, तो उनको लगता है इसकी शादी कर दो और दोनों को साथ भेज दो ताकि। और लड़के के लिए भी ये बहुत ही बड़ा है कि जो ही शादी हो जाती है तो परिवार, दोस्त, बाकी सब लोग भी एक बड़ा तो फोर्स करेंगे, अगले साल ही उसको बच्चा चाहिए। दूसरा फोर्स करेंगे कि अब तेरी शादी हो गई, अब तो थोड़ा कमा लो, तो ऐसा करो, तो दूसरा फोर्स आ जाता है। तो न सिर्फ शादी, बच्चे पैदा करना, बल्कि एक नया रोजगार ढूंढने का प्रेशर लड़कों पर भी बहुत ज्यादा है। तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। लड़कों के लिए ये बोल सकते हैं कि चूंकि वो बाहर जाएगा, लोगों से बात करेगा, कुछ काम करेगा, तो शायद उसकी जिंदगी बदलेगी। दोनों के लिए डेट्रीमेंटल है। राइट, बहुत ही मुश्किल है। दोनों चीजें, शिक्षा भी और रोजगार भी। समय कम है इसलिए मैं सबको टोक रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उस पे आऊंगी। जो बात रहता है कि चाइल्ड मैरिज हाई मैटरनल मोर्टेलिटी और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी प्रमोट करता है, तो इसको हम कैसे एड्रेस करें? चूंकि ये ऐसा करता है, ये बिल्कुल सही बात है शायद बहुत जगह पे, लेकिन जैसा कि पहले भी साथियों ने बोला कि यदि हमारी सर्विसेज वो यदि जो टीनेजर के लिए है या वो रिप्रोडक्टिव एज के लिए है, और यदि वो महिलाओं के लिए है, चाहे वो प्रेग्नेंट विमेन है या वो उसके बाद वाली सिचुएशन में है, उनके लिए अवेलेबल जितनी भी तरीके की, चाहे वो फैमिली प्लानिंग के, वो सब फैसिलिटीज का यदि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम ये MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों को हम कम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले सालों में ये कम हुआ है, बड़ा नहीं है इसके अंदर। तो ये जो कम हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि कुछ लोगों की अवेयरनेस हुई है, कुछ लोगों ने वो एक्सेस करना शुरू किया है, और कुछ जगह पे शायद एक्सेस बढ़ी है, लेकिन अभी इसकी बहुत बड़ी दरकार है हमारे जैसे देश में कि वो फैसिलिटीज को बहुत बहुत अच्छे से फिक्स किया जाए, उसकी एक्सेस को बढ़ाया जाए, और उसके प्रति जो गलत धारणाएं हैं उनको वो किसी तरह से दूर करने का काम किया जाए। क्योंकि जो लोग इसके इम्प्लीमेंटर हैं उनके अंदर बहुत सारी सामाजिक धारणाएं बैठी हुई है, और वो उसको ठीक से उसको लागू करने में भी एक बड़ी हर्डल हो जाती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने इम्प्लीमेंटर हैं उनके अंदर की मानसिकता को और वो किसी तरीके से उसको सही करने का एक सिस्टम प्रॉपर क्रिएट हो। जी मानसी जी। मैम कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, बीच में कोई सवाल भी पूछ सकते हैं क्या प्लीज? नो सॉरी, हम लोग ने लास्ट 10-15 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मानसी जी, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी जो योगेश ने बोला
कि बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च हुई हैं, लेकिन उसका वही है, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जमीन पे नहीं है, और उसका बहुत बड़ा रोल है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर उस पे इफेक्ट होता है। और एक जो बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आ रही है और बहुत सारे चर्चाओं में, कि जो लड़कियां 18 से पहले जिनकी शादी होती है और 18 से पहले माँ बनती हैं, उनको जो सरकारी योजना है उसको एक्सेस करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं जो बच्चे 18 से पहले या तो यौन संबंध बनाते हैं शादी के अंदर या शादी के बाहर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और फिर वो उनको एक्सेस नहीं कर पाती। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्विसेज एंड एक्सेस टू ऑल, ये चीज बहुत जरूरी है, और इस पे काफी फोकस रूप से काम करने की जरूरत है। और इसका जो डिलीवरी है वो बहुत अनइवन है, सारे जो स्कीम्स हैं रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रन। और ये सबसे, इन पे जो बजट है वो भी काफी कम है, अगर आप उसकी तुलना बाकी योजनाओं से करेंगे और बाकी स्पेंडिंग से करेंगे, तो ये सारी फैक्टर्स हैं जो इसमें जाती हैं। और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा तो है ही कि उस परिवार और समाज में क्या स्थिति है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है उस परिवार की। डॉक्टर चंद्रा, मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे कि by 2017 Supreme Court ruling, we have seen that even if like a husband have intercourse with his wife who is below 18 years of age, that has been considered as a rape. So, do we need to stop child marriage and revisit our law? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें चाइल्ड मैरिजेस को कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और लॉ भी रिविजिट करने की जरूरत है। ये प्रिंसिपली ये लग रहा है मुझे कि इसलिए कहा गया है क्योंकि 18 से पहले कंसेंसुअल सेक्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 से पहले अगर कोई बच्ची कंसेंसस देती है इस चीज पे, तो वो फ्री एंड फेयर कंसेंसस नहीं माना जाता है। तो टू हैव अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप वन हैज टू बी अबव 18। तो इसीलिए इसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ये मानते हैं कि इसको गलत है, क्योंकि एक बार शादी हो जाने के बाद में हस्बैंड का राइट हो जाता है फिजिकल कांटेक्ट करना। लेकिन जहां तक एज का सवाल है, अगर एज के प्रेमाइज से अगर इसको देखते हैं, तो फ्री एंड फेयर कंसेंट उसको कंसेंट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इसको मैरिटल रेप में रखा गया है, जो एक मैं मानती हूँ कि एक अच्छा कदम है, और इस पे हमें आगे चलना चाहिए। आप देखिए इसके आने के बाद में काफी मैरिटल रेप में एक्चुअली कमी आई है ग्राउंड लेवल पे। योगेश जी विल सपोर्ट दिस आइडिया। ओके, कमिंग टू शिप्रा जी, लाइक जो यंग लड़कियां होती हैं, जब वो ब्राइड बन जाती हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है लड़का पैदा करने का। एंड जेहेतु वो यंग एज में होती है, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं और वो अपना राइट, अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर, उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाती कि नहीं, मैं माँ अपनी मर्जी से बनूंगी या अपनी तरीके से बनूंगी, एंड मैं सेक्स सिलेक्शन के लिए नहीं जाऊंगी। जो कन्या भ्रूण हत्या है, कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज से भी लिंक है, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता है और बार बार अबॉर्शन में भेजा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जितनी कम उम्र में हम माँ बनेंगे, उतना कम हमारा, और या शादी होगी, उतना कम हमारा डिसीजन मेकिंग या नेगोशिएटिंग कैपेसिटी होगा। हम उतना विरोध नहीं कर पाएंगे, हम जो है अपने हक की बात नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये एक कारण है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, और कई कम्युनिटीज में इसलिए उनका दहेज भी इसलिए कम होता है, क्योंकि कहते हैं कि कम उम्र की लड़की रहेगी तो हमारी बात ज्यादा मानेगी, हमारे कंट्रोल में रहेगी। ये बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, और इसका बहुत बड़ा लिंक है ही, क्योंकि आपको ये समझना है कि जिस लड़की की शादी 16-17 साल में हो रही है, वो एक, और उस पे तुरंत प्रेशर होता है कि अपना फर्टिलिटी प्रूव करें, और फर्टिलिटी क्या प्रूव करें, तो लड़का पैदा करें, और उसपे कोई कॉन्ट्रासेप्शन डिस्करेज होता है बहुत सारे जगह पे एक्टिवली, और एक्सेस और हमारे यहाँ वो नहीं, अलाउ नहीं है कि आप
उसको करें, और एक्सेस भी नहीं है। तो ये कई सारी चीजें हैं, और डेफिनेटली लड़का, और जब तक लड़का नहीं होता मेरे ख्याल से मल्टीपल प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस, और तभी अबॉर्शन सीख करते हैं जब वो सेक्स सिलेक्शन, हाँ, जब वो सेक्स सिलेक्शन से लिंक होता है। इवन दो वो बैन हो चुका है, तो कानून तो बहुत है हमारे पास। अब ये वाला भी जैसे कानून जो जजमेंट है हमारे सामने, तो यही बात है। I'll come to that point later on. जोगेश जी, मैं आपसे इस पॉइंट पे जानना चाहूंगी, how do you look at it, sex selection and forced marriage or like child marriage? बिल्कुल, ये कई बार इसको मतलब मैं दोनों में एक दुविधा के साथ आपके सामने हूँ कि ये इसको क्या सच में महिलाओं से जुड़े हुए निर्णय और उनके राइट को उसकी निगाह से देखना चाहिए, या इसको चाइल्ड मैरिज की निगाह से देखना चाहिए? क्योंकि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन दोनों की निगाह से देखना चाहिए। हाँ, तो मुझे लग रहा है इश्यूज इक्वली, हाँ जी, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चाइल्ड मैरिज से जुड़ा हुआ नहीं है मामला, ये वैसे ही महिलाओं से जुड़े हुए जो राइट्स हैं उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ज्यादातर जितने भी आप देख रहे हैं चाइल्ड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, वो 24, 25, 28 में भी बहुत सारे हुए हैं, और वो चाहे 17, 18, 19 में भी बहुत सारे हुए हैं। तो दोनों जगह से है, इसलिए इसको सोलली चाइल्ड मैरिज के साथ देखना थोड़ा सा अन्यायपूर्ण होगा, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है। अच्छा, चलिए डिस्कशन को हम फाइनल पॉइंट पे ले आए हैं, एंड उसमें जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी गवर्नमेंट ने रेज किया है टास्क फोर्स के जरिए, एंड सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं इसको। द थिंग इज कि महिलाओं की जो उम्र है मैरिज का वो 18 है, लड़कों का 21 है। तो क्या ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है? हम ग्राउंड लेवल में बाय लॉ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो एज एट मैरिज क्या होना चाहिए? सिप्रा जी। मेरे हिसाब से 18 दोनों के लिए होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कानून 21 और 18 कहता है, हाँ वो जेंडर इक्वल नहीं है, लेकिन अगर लड़कियों का भी 21 कर दे तो वो पेपर पे ही होगा सिर्फ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी से पहले जेंडर इक्विटी की बात बहुत जरूरी है कि अगर लड़कियां, क्या उनको वही मौके मिल रहे हैं कि वो 21 तक रुक पाए? क्या उनके ऊपर कोई सामाजिक प्रेशर नहीं है? क्या उनको वही चॉइस है जो लड़कों को है, और वो 21 तक क्या अपनी शादी टाल पाएंगी या नहीं? इस पे बहुत बड़ा हमको सवाल है। और एक और जो चीज है वो ये है इस एज रिवीजन को लेके कि अभी 18 ही हम का जो लॉ है वो कई लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके कारणों को भी देखने की जरूरत है कि क्या कारण है कि अभी भी बहुत सारे लाखों लड़कियों की शादी, लड़कों की भी शादी 18 से कम हो रही है। तो मिनिमम एज जो 18 है लड़कियों का, वो भी मीट नहीं हो पा रहा है। तो इसको 21 करना कहाँ तक रियलिस्टिक है, इस पे एक चर्चा और विचार विमर्श करने की जरूरत है। दूसरा, एज ऑफ कंसेंट अब एज ऑफ मैरिज से जो इक्वल हो गया, उससे भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, क्योंकि अभी आप देखिए इंटरनेट का जमाना है, आप गांव-गांव में पोर्नोग्राफी और बहुत सारा एक्सपोजर है हमारे बच्चों को, और सेक्सुअल डेब्यू की एज बहुत अर्ली हो गई है। उसको हमको कहीं ना कहीं उसको अपने नीतियों में, पॉलिसी में उसको देखना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा हो गया है कि कानून किसी और वो पे जा रहा है और समाज किसी और रास्ते पे जा रहा है। उस तरह का बीच में एक खाई सी बनती जा रही है, हमको उसको देखने की जरूरत है। और कई कानून है जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं और वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और इसमें कौन मारा जाता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जो कमजोर वर्ग होता है, वो इससे मारा जाता है। क्योंकि जो लोग ताकतवर होते हैं वो तो कानून के दायरे में नहीं आते, पर इसको क्रिमिनलाइज करने के लिए यूज होता है। तो कहीं ये ना हो कि ये आप एज बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे यूथ जो है वो क्रिमिनलाइज हो सरकार के द्वारा, और उनकी जो इच्छाएं हैं या उनकी एजेंसी है उस पर सरकार जो है सख्ती से करे। दूसरा, हमारे समाज में प्री मैरिटल सेक्स की इजाजत नहीं है। आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते बिना मैरिज के। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमको सोचने की जरूरत है कि शादी ही अगर एक रास्ता है जहां पर आप अपने को सेक्सुअली एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप 21 साल तक वेट करना, वो भी आजकल का जो जमाना है
उसमें कहाँ तक जो है वो वाजिब है, और दूसरा इसका लॉजिक क्या है, कैसे ये लिंक्ड है बाकी चीजों से, इस पे भी स्टडी करने की जरूरत है। क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, और जैसे योगेश ने बताया कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी डिक्लाइन पे है, चाइल्ड मैरिज रेट्स भी डिक्लाइन पे है, नंबर्स भी डिक्लाइन पे हैं। तो फिर ये एज रिविजन का क्या लॉजिक है और क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये असर होगा कि नहीं, इसका इस पे सोचने की जरूरत है। कमिंग टू यू योगेश जी, आप क्या समझते हैं ग्रास रूट लेवल पे इसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा? मानसी जी, असल में देखा जाए तो ये जो है, कई बार जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग महिलाओं के साथ भी इसी एज वाले इसको लेकर डिस्कशन कर रहे थे। वो बोल रही थी कि मुश्किल हम लोग 18 तक इसको वो खींच रहे हैं, और यदि वो 21 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी अलग से एक पूरी डिबेट होगी। दूसरा मुझे एक लग रहा है कि क्या इस तरीके के ये जो जितने भी युवा लड़के लड़कियां हैं वो अपने इस तरीके के एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अपनी अपनी सेक्सुअल डिजायर को, और वो उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सामाजिक तौर पे शादी एक बहुत ही सेंट्रल इशू की तरह से है, तो जब उनको ऐसा लगता है कि उनको एक्सप्रेस करना है अपने इस तरीके के इमोशंस को, तो वो फिर शादी के लिए वो करते हैं और वो भागते हैं, तो फिर वो बहुत तरीके की दूसरी समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इसलिए एज जो भी मिनिमम है वो मैक्सिमम ले जाने की बजाय कहीं मिनिमम पे बात करना चाहिए। तो शायद ये 18 या उसके पहले भी कहीं हो सकती है, और निश्चित रूप से ये अलग अलग उम्र होना, ये शायद ये जो इनइक्वालिटी को वो कई तरह से करता है। तो समानता की यदि बात ही है तो 21 पे समानता आ जाएगी, इसमें ऐसे कोई चीज मतलब उस पर दिखती नहीं है। शायद ये 18 या उसके पहले होगी तो ज्यादा आसान होगा, खास करके सामाजिक यदि परिवेश और उसके रिवाजों को देखेंगे तो। 18 हो या 21 हो, कहीं ना कहीं पर हम इक्वालिटी की बात करें, क्योंकि अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी जो है एज ए इंडिविजुअल राइट, फंडामेंटल राइट भी वो प्रोहिबिट हो रहा है। मैं डॉक्टर चंद्रा राजन आपका व्यू इसमें चाहूंगी कि लीगल व्यू इसमें क्या है? लीगल व्यू तो यही है कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है और इसको खत्म करना चाहिए। अब जहां तक ये सवाल है कि हम 18 रखें या 21 रखें, तो मेरी राय योगेश जी और शिप्रा जी से बिल्कुल अलग है। मैं ये मानती हूँ कि इसको मैक्सिमम पे ले जाना चाहिए, 21 पे ले जाना चाहिए, विच इज विल बी अ प्रोग्रेसिव स्टेप। अगर हम उसको लड़कों की एज को अगर हम कम कर देंगे तो होगा ये कि शादियां जल्दी होंगी, और जितनी जल्दी शादियां होंगी उतनी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इसको आप पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ लड़कों को जो आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो कम से कम अपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। कुल मिला के ये होगा कि हमारे पास लड़का और लड़की दोनों जो शादी करेंगे, दोनों मुश्किल से स्कूलिंग खत्म करके और घर गृहस्थी में मशगूल हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो फिर वो पढ़ाई तो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे पूरी अपनी, और प्रोग्रेस के बजाय मुझे लगता है कि ये एक रिवर्स कदम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बजाय इसके लड़कियों की भी अगर 21 कर देते हैं, आप एडल्ट फ्रेंचाइज से इसको ना, वोटिंग का जो हमें राइट मिला हुआ है 18 पे, इसके साथ इसको कतई ना कंपेयर करें, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। वोटिंग का जो राइट मिलता है उसका शादी के राइट से कोई लेना देना नहीं है। शादी एक पर्सनल इशू है, वोटिंग जो होती है वो हम अपना नेशनल एक राइट जो है उसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका उससे कोई लेना नहीं। जो पर्सनल इशू है मैरिज का, उसको आप पर्सनल डेवलपमेंट से, पर्सनल इकोनॉमिक जो उसकी बच्चे की कंडीशन होगी या बच्ची की कंडीशन होगी उससे देखिए, और उनकी लाइफ लॉन्ग इसके जो इम्प्लीकेशंस उनकी पर्सनल लाइफ पे पड़ेंगे उससे देखिए। तो मुझे ये लगता है कि इसकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए। और आप देखिए कि इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर इक्वल होनी चाहिए तो लड़कियों की भी 21 होनी चाहिए। थैंक यू। लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं और मैं आप सबके पैनलिस्ट से जानना चाहूंगी, एक लाइन में हमें अगर वे फॉरवर्ड लेना है, शिप्रा जी मैं आपसे शुरू करूंगी, एक लाइन में बताइए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मानसी जी, मेरे हिसाब से कानून आप कितना भी बना लें, समाज, हमारा कानून बनाने का भी उद्देश्य होता है, वो है सामाजिक
सोशल रिफॉर्म, अगर सोशल रिफॉर्म उसका एम है तो उसके लिए थोड़ा हमें गंभीर सोच करने की जरूरत है कि हमको लड़कियों में इन्वेस्टमेंट करना है और जो क्वालिटी एजुकेशन पे काम करना होगा, उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देनी होगी। क्योंकि क्या रीजन है कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं जिनको एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, वो खुद ब खुद ही 25 साल में शादी करने लग गए हैं। आप शहरों में देखिए, उसके लिए कानून बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगती, इसके लिए मौके होने चाहिए। विकसित देशों में तो कोई कानून भी नहीं है। अमेरिका में लोग 16 साल में शादी कर सकते हैं, लेकिन वो करते हैं 40 साल में। ऐसा क्यों है? क्यों? वहां तो कानून नहीं है। कई जगह यूके में भी कानून नहीं है। ग्लोबली 18 कानून है और कई जगह 18 से नीचे है। तो ये देखिए कि वहां पर क्यों लोग अपना निर्णय खुद ले सके, पूरे चॉइस से शादी कर सके और जो है अपने लिए खुद रास्ता चुन सके। मुझे लगता है ये हमें देखने की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि कानून आप बहुत सारे बना सकते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या अभी जो एज है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे वे फॉरवर्ड आपकी नजर में क्या है? मेरी तरफ से जो बात है वो है कि ये मतलब ये बहुत ही मुश्किल ये सवाल है और खास करके इसमें युवाओं की कोई आवाज नहीं है, तो ये इसको वहां पे जाके बात करना चाहिए। दूसरा है कि मैं हमेशा जो भी अपने सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ वो हैव टू से चूज टू की तरफ जाना चाहिए, कि यदि ये कानूनन हैव टू बना देंगे तो चूज टू वाली कोई जगह नहीं बचेगी और वो किसी भी तरीके से शायद ठीक नहीं होगा। नंबर दूसरा बात जो खास बात है कि शिक्षा के लिए ये कहाँ है कि भाई शादी करने के बाद शिक्षा या रोजगार या ट्रेनिंग या बाकी अवसर को अवेल नहीं कर सकते, वो कर लेंगे। हम कह रहे हैं मिनिमम एज, और ऐसा नहीं होगा कि बाढ़ आ जाएगी हम 18 बोलेंगे तो लोग धड़ाधड़ जाके शादी करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे शिप्रा जी ने बोला कि ऑटोमेटिकली एज ऑफ मैरिज पुश हो रही है। जैसे अपन ने देख रहे हैं कि राजस्थान में गोद में होने वाली शादियां अब 14, 15 और 18 में होने लग गई है। उसी तरह से शहरों में शादियां जो पहले 17, 18 में होती थी, आज वो 25, 27, 28 में पुश हो गई है। सो इस तरीके की ऑलरेडी होगा। सो मुझे लग रहा है कि इसको दूसरी तरीके से देखना चाहिए। समता, सुरक्षा और उसके सम्मान जो है जो भी लड़कियों महिलाओं के लिए, उसको कहीं सेंटर में रख के यदि चर्चा होगी और उस पर जो भी नीतियां बनेगी शायद वो कामगार होगी। थैंक यू। डॉक्टर चंद्रराजन, क्विकली बताइए आपकी तरफ से कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? मेरी तरफ से कंक्लूडिंग लाइन यही है कि जो मैरिज है वो दोनों की इक्वल कर देनी चाहिए और हो सके तो 21 करनी चाहिए। इस अगर 21 हो जाती है तो इसमें दोनों का फायदा है, समाज का भी फायदा है और उस फैमिली और परिवार का भी फायदा है जहाँ पे बच्चों की शादियां हो रही हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पे न सिर्फ कानून, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो इस मुहिम को आगे चला सकती हैं। और सरकार को चाहिए पॉलिसी बनाने के बाद में सब समाज सेवी संस्थाओं को साथ में ले करके और इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी करनी चाहिए, ताकि पढ़े लिखे और अनपढ़ जहाँ जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन सब को शिक्षित किया जा सके और हम एक कदम आगे बढ़ा सके डेवलपमेंट की तरफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मानसी। थैंक यू। मैं थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन में लेना चाहूंगी लास्ट में। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि चाइल्ड मैरिज बिलो 18 इज इलीगल, बट those marriages which has been conducted already, why they have not been declared as void? एक क्वेश्चन ये है, कोई पैनलिस्ट जवाब देना चाहेंगे इसका? ये कानून की नजर का मामला है, शायद चंद्रा जी बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, ये एक लीगल पॉइंट है कि जो मैरिजेस हो चुकी हैं उनको वॉइड क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। इसमें ना कुछ समाज को प्राथमिकता देते हुए हमारे कानून ने ये समझा है कि इसको वॉइड करने से दोनों परिवारों के बीच में एक तो वो खटास आ जाएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और दूसरा समाज में एक गलत सिग्नल जाता है। गलत सिग्नल ये जाता है कि शादी जो है इसको एक पर्सनल राइट गिना जाता है। जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये एक पर्सनल चॉइस माना जाता है, तो उसमें स्टेट की अगर इंटरफेरेंस हो जाएगी तो इसको लोग वेलकम नहीं करते हैं। इसको ये देखते हैं कि भाई स्टेट का हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी भी है हमारा, इसलिए इसको अवॉइड नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब आगे वाले समय में मैं चाहती हूँ कि इस तरह की मैरिजेस को वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए और इसके साथ साथ इसको पनिशेबल भी करना चाहिए। जैसे इन्होंने एंटी ट्रिपल तलाक बिल में पनिशेबल कर दिया है एक मैरिटल राइट को ही, चाहे वो उसमें तलाक का राइट जो है उसको खत्म करने के लिए पनिशेबल किया है,
तो यहाँ पे भी करना चाहिए। इससे हमारे सोशल वेलफेयर होगा, इससे कोई किसी का बुरा नहीं होगा। ओके शिप्रा जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि 10 से 14 साल के लड़के अर्बन एरिया में पर्टिकुलरली अदर मैरिज इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट स्ट्रेटजीज कैन बी सजेस्टेड अडॉप्टेड फॉर दिस? 10 से 14 साल के लड़के? हाँ लड़के, and he has quoted 2011 census, so is it right? For boys or girls? Boys that he has written. So a question from participant. स्ट्रैटेजीज तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए एक ही होनी चाहिए कि भाई एजुकेशन से वो क्यों निकल रहे हैं, वो उनको हमको उन फैक्टर्स को देखना है। या तो वो उनको काम में धकेला जा रहा है, अगर बॉयज हैं तो वो चाइल्ड लेबर में चले जा रहे हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, उस पर भी काम करने की जरूरत है हमको। तो उन फैक्टर्स को हमको देखना पड़ेगा कि स्कूल सिस्टम के द्वारा जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो उनको वापस स्कूल में डाला जाए, वो एक बहुत जरूरी चीज है। और क्या कहाँ वो उस पुश फैक्टर को देखना है कि क्यों वो चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं और उसको हम कैसे रोक सके, कहाँ से वो डिमांड आ रही है, वो पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात जो चंद्रा जी ने जो बोली वॉइड अवॉइडेबल वाली, उसमें एक बहुत स्ट्राइकिंग बात है जो योगेश जी भी ज्यादा बताएंगे कि लड़कियों को जो वॉइड अपना करना चाहती हैं उनके लिए भी कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं होती। तो अभी भी वो प्रॉब्लम है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो इलीगल नहीं है, उनको जाके कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। Okay, due to various factors, another question is there. So due to various factors, the sexual activities among experimental sexual activities among the young boys and girls are teens particularly are increasing. So and leads to various emotional and social complications also. And how the increase in age of marriage will be useful, or what implications do you expect? Useful in reducing the sexual activity? क्या शायद उनका समझा? हाँ, शायद उनका सवाल ये है कि यदि एक्टिविटी में है तो फिर 21 उम्र कर देने से किस तरीके से उनको इस तरह का वो होगा, क्या फायदा या नुकसान? हाँ। तो जो इसको मैं समझती हूँ डॉक्टर मानसी और जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सेक्सुअलिटी का एज जो है वो रिड्यूस और इंक्रीज करना और उसका शादी से कोई लेना देना नहीं मेरे हिसाब से। आप कब सेक्सुअल डेब्यू करते हैं या कब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं वो एक दूसरी वो चीज है। और इंक्रीज उससे लीगली आप शादी कर सकते हैं मेरे हिसाब से, वो ये लीगल शादियों की बात है। तो इससे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। यही होगा कि अगर वो क्रिमिनलाइज होने का डर है कि पता नहीं वो रिवीजन के बाद क्या लॉ कहेगी, कैसे इसको देखेगी। क्योंकि अभी हो रहा है कि अगर आप 18 से नीचे हैं और अगर आपने खुद से भी अपने चॉइस से भी अगर 16 से ऊपर हैं और आपने सेक्सुअल एक्टिविटी की, सेक्सुअली आपने एंगेज किया किसी के साथ, तो वो क्रिमिनलाइज हो जाता है। सेम एज ग्रुप में भी वो क्रिमिनलाइज हो जाता है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। थैंक यू। इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी। हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, आप सारे पैनलिस्ट के साथ हमारा डायलॉग अच्छा रहा and we lead a healthy discussion. Thank you for that. 3 pointers that I want to point out as a concluding points. One is like, there is a unanimous decision that we must stop child marriage at any cost, at least for the age of 18. We all agree on that point. Next cheese is like, to repeal the section 375 of Indian Penal Code, which allows a man to rape his wife. Second, and third, let's see and do a social mobilization to see what could be the better age for marriage, whether it is 18 or 21, or we agree upon a common age which can be like where the both the boys and girls could be graduate or could look for a dignified employment opportunity. Thank you. Thank you for all your participation. Thank you to all our valued participants. Whichever questions we couldn't take up, we'll definitely take up and direct to our panelists, and the recording will be available on our YouTube channel. Like it would be flashed also in CSR website. Thank you. Thank you for joining us.
थैंक यू थैंक यू जी। डॉक्टर मानसी और सभी साथी को थैंक यू वेरी मच।